नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube मंच पर और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं स्वप्निल श्रीवास्तव। स्वप्निल भाई, आपका हमारे YouTube मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी साहब बौखलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक कई गलतियां भी करती हुई नजर आ रही, जिस पर मैं स्वप्निल भाई लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र संख्या का खेल होता है, संख्या मायने रखती है। संख्या ये तय करती है कि कौन सत्ता में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा। लेकिन इसका क्या करे कि संख्या होते हुए भी आप जीती हुई बाजी हार जाए। और एक बार फिर से क्या कांग्रेस अपना पुराना इतिहास दोहराने वाली है? दो बड़े दिग्गज नेताओं की बेइज्जती करवा चुकी कांग्रेस पार्टी, यानी आर के आनंद और अजय माकन की बेइज्जती करवा चुकी कांग्रेस पार्टी, या कांग्रेस के नेता, या उनको स्लीपर सेल कह लीजिए या एजेंट कह लीजिए, वो इस बार पवन खेड़ा को निपटाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, पवन खेड़ा चेयरमैन है कांग्रेस पार्टी के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के, एआईसीसी के मेंबर है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर है और हाल के दिनों में बहुत ही एग्रेशन के साथ आक्रामक तरीके से कांग्रेस पार्टी की मीडिया टीम को एक नया, जो उसको क्या कहूं मैं, जो दंत विहीन संगठन था उसको वो दांत देते हुए नजर आ रहे हैं। वो सीधे सीधे बीजेपी को घेरने में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह थी कि भाई हेलीकॉप्टर से उतार के उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की करवाई थी मोदी सरकार ने। लेकिन अब उन्हीं पवन खेड़ा के खिलाफ कांग्रेसी एक बड़ा षड्यंत्र रचकर उनको हटाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे जुड़े पहलुओं पर हम एक एक करके बात करेंगे और शुरुआत इस बात से करेंगे स्वप्निल भाई, राज्यसभा का चुनाव, वो जब भी हम बात करते हैं तो एक अनार 100 बीमार वाली बात हो जाती है। भाई, तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा जाना चाहते हैं और कायदे की बात तो यह है कि कई बार कांग्रेस के एक नेता ने मुझे कहा कि भैया, जितने नेता राज्यसभा जाना चाहते हैं उतनी तो राज्यसभा की कुल सीटें भी नहीं है। भैया 238, उतनी तो सीटें भी नहीं है, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। ये क्या बीमारी है? और कांग्रेस पार्टी क्या अब इस बदलते नए दौर में पुराने चेहरों पर दांव लगाने की बजाय कुछ नए चेहरों पर दांव लगाएगी, चाहे बात हरियाणा की हो, चाहे बात हिमाचल प्रदेश की हो? देखिए संतोष भाई, पवन खेरा हरियाणा जाएंगे, कंफर्टेबल वहां पे रहेंगे, नहीं रहेंगे, वहां से नामांकन करेंगे, नहीं करेंगे, आदेश आएगा आला कमान का उनके पास नहीं आएगा, या फिर कि राज्यसभा की जब सारी सीटें, जितने चुनाव होने ये सब भर जाएंगे तो उसके बाद फिर से हमें कोई टिप्पणी शायद देखने को मिल जाए, मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई, वो अलग बात। लेकिन मेन चीज ये है कि वहां का नंबर गेम क्या है। तो नंबर गेम ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पास 48 सीटें हैं इस समय, कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं, 2 सीटों पे चुनाव होने हैं, दोनों सीटें मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 2 सीटें खाली हो रही हैं। विधायकों की संख्या ये बताने के लिए काफी है कि 31 सीटों विधायकों के समर्थन की जरूरत है। तो दोनों की कंफर्टेबल पोजीशन है, दोनों को इजीली एक एक सीट मिल सकती है, भाजपा को भी कांग्रेस को भी। लेकिन 2016 में क्या हुआ था, और 2016 में जो हुआ था उसके बाद भी वही चीज 2022 में कैसे रिपीट हो गई? भाई 2016 आर के आनंद का बेड़ा गर्क होता है, उसके बाद 2022 का साल आता है, अजय माकन ट्रेजरार हैं आज की तारीख में। मेरे ख्याल से 2022 में भी ये ट्रेजरार थे, या फिर शायद नहीं, यही थे ट्रेजरार, और उस समय भी इनका बेड़ा गर्क हुआ था। तो बेड़ा गर्क 2 लोगों का तो वहां से हो चुका है, और आज की तारीख में पवन खेरा उतने तय नहीं है जितना एक नाम चल रहा है वहां पर बृजेंद्र सिंह का। और अगर बृजेंद्र सिंह पे आला कमान कहता है कि भैया जाओ चुनाव लड़ो, फिर और बवंडर होना है, फिर खरमंडल होना है, फिर गुटबाजी खुलकर के सामने आनी है। तो कांग्रेस की दिक्कत उसकी गुटबाजी में है, ये एक समस्या है कांग्रेस के साथ। आज यूथ कांग्रेस को लेकर के राहुल ने एक स्टैंड लिया है, और राहुल से पहले मैं कहूंगा, देखिए जो आदमी डिजर्विंग हो ना कांग्रेस में, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। राहुल कंफ्यूज थे, कांग्रेस कंफ्यूज थी, मीटिंग चल रही थी जनरल सेक्रेटरीज की, और पहला स्टैंड पवन खेरा जैसे किसी व्यक्ति ने लिया। वो खुल करके ट्वीट करते हैं, वीडियो बकायदा पोस्ट करते हैं, और कहते क्या है, वो सीधे तौर पे यहां तक कहते हैं कि भैया आई स्टैंड विद यूथ कांग्रेस पर्सनल कैपेसिटी में,
और उसके पीछे सीधी सी बात कहते हैं कि भाई विरोध कहाँ करें, कहाँ जाके करें, कहीं भी तो आप विरोध करने नहीं देते हो, और विरोध होता किस लिए, नोटिस कराने के लिए। तो कम से कम वो डिजर्व तो करते हैं। और पिछली बार लेकिन उन्होंने लिख स्वप्निल भाई, दिया था। हाँ, आपने कहा डिजर्व करते हैं, लेकिन कांग्रेसी ऐसे नेता को पसंद नहीं करते। कांग्रेस में एक अलग गुट है जो लड़ना नहीं चाहता, जो भिड़ना नहीं चाहता, और जो भी नेता एक लिमिट क्रॉस करके वो लड़ता भिड़ता हुआ नजर आता है मोदी सरकार से, तो वो उसको एक तरह से शांत करने के लिए कई तरह की तरकीबें लगाने लगते हैं। जिस दिन से ये चीजें आई, उस दिन से मीडिया में ये खबरें फैलाई जाने लगी है कि भैया हरियाणा से राज्यसभा के चुनाव के लिए पवन खेड़ा को उतारा जा सकता है। आपने एक स्थानीय उम्मीदवार का नाम लिया, लेकिन उसमें भी कई पेच है कि हरियाणा में इतनी गुटबाजी है कि राज्य में किसी भी राज्य के किसी नेता को अगर आप खड़ा कर देंगे तो उसके हारने की 150% संभावना है। बाहर से किसी को लेके जाएंगे तो उसके हारने की 101% संभावना है। हारने की संभावना तो है। लेकिन स्वप्निल भाई, जो आपने आंकड़ा बताया दर्शकों के सामने, एक मोटे तौर पर मैं आंकड़ा रख देता हूं। जैसे कि स्वप्निल भाई ने बताया कि हरियाणा की विधानसभा की कुल संख्या, जो कुल स्ट्रेंथ है, वो 90 की है। लेकिन फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के आधार पर चुनाव होता है। वहां एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। 16 मार्च को मतदान है, 2 ही सीटों पर चुनाव होना है, यानी 31 प्लस 31, 62 का आंकड़े के साथ आप दोनों सीट जीत सकते हैं। लेकिन विधानसभा का जो आंकड़ा बताता है, भारतीय जनता पार्टी के पास अपने सहयोगी दलों को मिलाकर 51 है, और वहीं कांग्रेस पार्टी के पास 37 है, यानी कांग्रेस पार्टी के पास भी 6 विधायक ज्यादा हैं। वो आराम से अपना एक राज्यसभा का उम्मीदवार जो है वो जितवा सकते हैं। लेकिन 51 सीटों के साथ, 51 विधायकों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ है, उनको सिर्फ 11 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। 62 हो जाएगा, वो दोनों सदस्य जिता सकते हैं। और जो भी कहेंगे कि भैया कांग्रेस कैसे हारेगी 2016, जिसका जिक्र स्वप्निल भाई कर रहे थे, एक तरफ थे भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ आर के आनंद थे, और एक सुभाष चंद्रा, जी न्यूज के मालिक, वो हरियाणा से ही आते हैं, वो खड़े होकर निर्दलीय, सपोर्टेड बाय बीजेपी, सपोर्टेड बाय बीजेपी। और राज्यसभा के सांसदों का जो चुनाव होता है, विधायकों को एक अलग तरह का पेन दिया जाता है। वहां कांग्रेस के विधायकों ने अपने पेन का इस्तेमाल किया, उनके वोट निरस्त हो गए, सुभाष चंद्रा जो है वो चुनाव जीत गए। दूसरा आ जाता है, केवल 7 वोट निरस्त हुए थे। हाँ, और दूसरा आ जाता है 2022। हाँ, 2022 2022 में फिर हरियाणा से एक मीडिया टाइकून को बीजेपी ले आती है। पहले जी न्यूज के मालिक पे कृपा बरसी उनकी, फिर इंडिया न्यूज के मालिक कार्तिकेय शर्मा पे कृपा बरसी, निर्दलीय वो लड़े, सपोर्टेड बाय बीजेपी। और इस बार जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, माकन परिवार एक बहुत पुराना कांग्रेसी परिवार है, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, वो अजय माकन साहब चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, और कार्तिकेय शर्मा चुनाव हरा देते हैं। तो एक बार जी न्यूज के मालिक पर कृपा दृष्टि, एक बार इंडिया न्यूज के मालिक पर कृपा दृष्टि। भारतीय जनता पार्टी ने जो बैठक की है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, उसमें मनोहर लाल खट्टर भी उतर रहे हैं। उन्होंने ये फैसला किया है कि एक सीट जो बीजेपी का श्योर शॉट है, वहां से तो वो बीजेपी के नेता कोई खड़ा करेंगे, लेकिन 2016 और 2022 की तरह वो जैसे सुभाष चंद्रा और कार्तिकेय शर्मा को खड़ा किया, किसी निर्दलीय व्यक्ति को खड़ा करेंगे। अब इस बार भी किसी संपादक पर उनकी कृपा दृष्टि होगी नहीं होगी, वो तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर वो दूसरी सीट के लिए खड़ा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी। और ऐसे समय पे जब पवन खेड़ा एआई समिट को लेकर यूथ कांग्रेस के साथ खड़े नजर आते हैं, अचानक उनका नाम निकलकर सामने आने लगता है। तो सवाल तो यही उठता है कि भैया क्रॉस वोटिंग होगी, बीजेपी दूसरा उम्मीदवार खड़ा करवा रही है, तो अजय माकन की आपने बेइज्जती करवा दी, उससे पहले आपने आर के आनंद की बेइज्जती करवा दी। अब क्या पवन खेड़ा के मनोबल को तोड़ने के लिए भी जानबूझकर उनका नाम चलाया जा रहा है, और जानबूझकर क्या उनको हरियाणा से राज्यसभा के चुनाव के मैदान में उतारने का, हालांकि टिकट मिलना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मैं यहाँ पे शब्द यूज कर रहा हूं कि साजिश की जा रही है कि पवन खेड़ा को हरियाणा में उतार दिया जाए और हरवा दिया जाए। नहीं देखिए संतोष भाई, मैं बहुत क्लियर हूं इस बार कांग्रेस के रुख को लेकर के, कांग्रेस के रुख को देखते हुए। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के आला कमान की बात कर रहा हूं, खास तौर पे राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। और जिस कोठरी की हम बात किया करते हैं ना, एक कोठरी है, उस कोठरी में राहुल कैद हैं, आज की तारीख में वो कोठरी, वो हमें निष्प्रभावी होती हुई नजर आ रही, ये एक तय है। ब्रजेंद्र सिंह ने जो आज यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने तो एक दिन मन से कह दिया कि भाई राहुल ने तो यहां तक कह दिया मुझसे कि तुम यात्रा निकाल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन देख लेना तुम्हारे यहाँ के नेता बहुत खास हैं। और वो सीधे तौर पे गुटबाजी का इशारा था उस वक्त भी।
राहुल ने बृजेंद्र सिंह को जब किया था। आज भी वो पूरी तरीके से गुटबाजी के शिकार वो यात्रा है। कांग्रेस के ही लोग मतलब उसमें जाते हैं, कई लोग मिलते हैं, लेकिन जो मेन चेहरे हैं वो अभी भी उसको कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा मानने को तैयार नहीं है। चलिए ऑफिशियल मत मानिए, ये तो मान लीजिए कि कांग्रेस ही निकाल रहा है। कांग्रेस की यात्रा तो मानिए, उसे तो आइडेंटिफाई कर लीजिए क्यों नहीं करना है। अब रही बात पवन खेड़ा की, पवन खेड़ा को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस इस पे हो सकता है विचार भी कर रही है। हरियाणा से या हिमाचल से या कहीं और से, ये कांग्रेस जाने, ये कांग्रेस पार्टी जाने, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर हरियाणा से पवन खेड़ा को भेजा जाता है तो पवन खेड़ा खुद भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, ये भी तय है, क्योंकि हरियाणा में रिस्क है। रिस्क अभी भी हिमाचल में है। आपने पवन खेड़ा की बात की, अजय माकन की बात की, आर के आनंद की बात की। दर्शकों को तो अभी अभी की घटना याद होगी, अभिषेक मनु सिंघवी तक को नहीं छोड़ा था बिल्कुल। हिमाचल में। और हिमाचल में, हरियाणा में पता नहीं क्या तैयारी है भाजपा की। हिमाचल में तो अभी से ऑपरेशन लोटस की तैयारी हो गई है, जबकि वहां सोचिए सुक्खू की सरकार है, वहां कांग्रेस की सरकार है, और उस सरकार में भी ऑपरेशन लोटस की तैयारी वहां पे चल रही है। लेकिन हाँ, पवन खेड़ा अगर पहुंचते हैं राज्यसभा, अगर हरियाणा पहुंचते हैं, तो फिर समझ लीजिएगा कि जो आप कह रहे हैं शायद उसमें सफल हो गए वो लोग। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये हो पाएंगे, और इसके लेकिन पीछे कुछ हरियाणा, कारण है। कांग्रेस काफी हद तक बदली है। राहुल उस कोठरी से कुछ हद तक तो बाहर निकले हैं। अब पूरी तरीके से निकले हैं कि नहीं निकले हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि उस कोठरी के प्रभाव से बाहर है राहुल। नहीं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, बड़ी आपने कहा कि राहुल गांधी कोठरी के प्रभाव से बाहर है, लेकिन मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बताता हूं कि उन्होंने कांग्रेस के 2-3 नेताओं को एक बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो हैं वो चीफ मिनिस्टर सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। हाँ हाँ। मतलब वो कभी चीफ मिनिस्टर बन गए हो, या एक नाम तो उन्होंने लिया जो बनना चाहते थे, बन नहीं पाए, आज तक नहीं बन पाए। ये मैं आपको बात बता रहा हूं जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब की बात बता रहा हूं। चीफ मिनिस्टर सिंड्रोम से ग्रस्त है, वो अपने सामने किसी को पनपने ही नहीं देना चाहते। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी लगातार 3 बार चुनाव हार चुकी है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका को लेकर, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, कई तरह के किस्से कहानियां निकलकर सामने आते रहते हैं। सर्वे की कई सारी बातें आई कि क्या फर्जीवाड़ा वहां किया गया। इतने सालों में, पिछले कई सालों से भोज का आयोजन किया करते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस बार उनके घर पर तालकटोरा रोड पे जो भोज का आयोजन हुआ, उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही पहुंच गए, और उन्होंने एक तरह से वैधता प्रदान कर दी। बल्कि कांग्रेस के एक नेता तो मुझे कह रहे थे कि भैया, इतने सालों से जो पत्रकारों को भोज खुला रहे थे, पहली बार उनका फल जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला है। आपकी समस्या भी वही है, लेकिन आप उन्हीं में समाधान भी तलाशना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनको विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। आपकी तमाम बदलने की कवायद, तमाम एक्सपेरिमेंट की कवायद, जैसे ही दिल्ली से आप हरियाणा में एंटर करते हैं, आपकी कवायद थम जाती है। क्यों नहीं हरियाणा में गुटबाजी दूर हो पाती? पहला सवाल तो ये है। और जब विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो क्या राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को बुलाकर ये कहेंगे कि ये लोग, इनको हम कांग्रेस का उम्मीदवार बना रहे हैं, 37 विधायक तुम्हारे पास है, इनको जिताना तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं तो अपना इस्तीफा लेकर मेरे पास आ जाना, या फिर मैं कांग्रेस पार्टी से तुम्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। क्या राहुल गांधी ऐसा कहकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेदारी तय कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, और राहुल ऐसा करने वाले नेता है नहीं। नहीं होगा ऐसा। कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी, कोई अल्टीमेटम नहीं दिया जाएगा, इसके लिए तो निश्चिंत रहिए। ये तो मैं पहले से भविष्यवाणी कर रहा हूं, राहुल ऐसा नहीं करेंगे। दरअसल ये समझने की जरूरत है संतोष भाई कि कांग्रेस फिलवक्त उस संक्रमण काल से गुजर रही है ना, जहां पे आज की तारीख में कांग्रेस जितना बदली है उतना ही बदलना उसको बाकी है। अभी आधा बदली है, अभी पूरी तरीके से बदली नहीं है। और पूरी तरीके से बदलने के लिए कांग्रेस के ये जो सिरमौर बने बैठे हैं ना, आप उनको चीफ मिनिस्टर सिंड्रोम कह दीजिए। मैं तो बड़ा पूर्वांचल का आदमी हूं, मैं तो कहता हूं ठेका लेके बैठ जाते हैं। कोई कॉर्पोरेट का आदमी होता है सामने, वो कहता है ठेका मतलब, तो हम कहते हैं भैया फ्रेंचाइजी लिए बैठे हैं, फ्रेंचाइजी होल्डर हैं सब। तो सबसे पहले तो इन फ्रेंचाइजी होल्डर से उनको छुटकारा पाना पड़ेगा, एक सच्चाई है। लेकिन फ्रेंचाइजी होल्डर्स की जो सच्चाई है, जो उसका सच है, जो उनका तथ्य है, वो आज की तारीख में राहुल के सामने। अच्छा, राहुल की अपनी मजबूरियां भी है, वो एक झटके में सबको निकाल करके पार्टी से बाहर नहीं खड़ा कर सकते, वो रिप्लेस कर सकते हैं धीरे धीरे करके।
और कांग्रेस फिलवक्त उस रिप्लेसमेंट की तरफ बढ़ रही है। आप देखिए आज की तारीख में भूपेश बघेल, डीके शिव कुमार को कई जगहों पे आगे कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। हिमाचल में संकट आया तब भी डीके शिव कुमार वहां पहुंच गए थे। आज की तारीख में असम पहुंचे हुए हैं, जो पर्सनली जिस चुनाव को पर्सनल ले रखा है राहुल। तो अब राहुल इन पुराने नेताओं की बजाय उन नेताओं पे ज्यादा भरोसा जताते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। ये एक सच्चाई है। लेकिन राहुल एक झटके में क्या इनको बाहर निकाल देंगे? क्या उनके लिए संभव है ये? अगर कर देंगे तो ये जो गोदी मीडिया है, ये क्या खबरें चला रही होगी? वो ये नहीं कहेगी राहुल ने लिया बड़ा एक्शन, वो ये चलाएगी कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट, भूपेंद्र हुड्डा और राहुल आपस में भिड़े, ये खबरें चलने लगेंगी। तो कांग्रेस को जो कुछ भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। क्या ये करे एक बड़ा कांग्रेस? सवाल है। इंदिरा हाँ, गांधी के सामने भी एक संकट की स्थिति जब आई थी, उन्होंने स्टैंड लिया, पार्टी से अलग एक निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा करके राष्ट्रपति का चुनाव जितवाया, पार्टी से अलग होकर अपनी सरकार बचाई। अब देखिए समस्या क्या है। हिमाचल में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करना चाहती है। बिहार में भले ही आप सत्ता में नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ विधायक तो है और उन विधायकों का मत बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5वां सीट जीतने के लिए सिर्फ 3 एक्स्ट्रा विधायकों की जरूरत है। तो वहां भी ऑपरेशन लोटस की कल से शुरुआत हो गई। हरियाणा में जहां पे आपके पास नंबर है, वहां भी ऑपरेशन लोटस की बात कही जा रही है। जहां जहां आपके पास नंबर है, वहां वहां ऑपरेशन लोटस की बात कही जा रही है। यही वो कांग्रेस पार्टी है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस संदर्भ का जिक्र करना बहुत जरूरी है। अहमद पटेल साहब, गुजरात में राज्यसभा का चुनाव हुआ, इतनी जबरदस्त टक्कर उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दी, 0.5 से वो राज्यसभा का चुनाव जीते थे। जी, मतलब या तो दो चीजें हैं कि या तो सीनियर लीडर को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे कि आपको लड़ना है, क्योंकि वो लड़कर कभी ना कभी तो हरा चुके हैं, या दूसरी बात है कि उनका जो सब्स्टिट्यूट आप ढूंढ कर ला पा रहे हैं वो इतने कमजोर हैं कि वो लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। पहला धोखा मुसीबत का आता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मिलिंद देवड़ा हो, जितिन प्रसाद हो और ना जाने कितने नेता वो आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस को एक बड़े वो ओवरहोलिंग जो कहते हैं कि एक रिवाइवल की जरूरत है। आपको ये तय करना पड़ेगा, चुनाव तो वैसे ही हार रहे हैं, तो आप तय कर लीजिए कि इन दिग्गज नेताओं को घर बैठाएंगे और नए लोगों के साथ हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस पोजीशन पे आप है उस पोजीशन से नीचे क्या जाएंगे। केंद्र में आप जी, लगातार तीसरी बार चुनाव हार चुके हैं, हरियाणा जैसे राज्यों में आप लगातार तीसरी बार चुनाव हार चुके हैं, उत्तर प्रदेश में आप कहीं है नहीं, बिहार में आप कहीं है नहीं, महाराष्ट्र में बुरी तरह से आप चुनाव हार गए, जम्मू कश्मीर में गठबंधन में लड़े लेकिन वो सत्ता में आपको सहयोगी नहीं बना रहे, तमिलनाडु में लड़े लेकिन वो सत्ता में आपको सहयोगी नहीं बना रहे, पश्चिम बंगाल में आप कहीं खड़े नजर नहीं आ रहे। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक आ जाता हूं, कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने दुर्दिनों से गुजर रही है। तो जब इतने बुरे दिन है ही तो खड़े हो जाइए कि ठीक है, मैं जो भी हमारे साथ नहीं है हम उसको बाहर निकालेंगे और एक नई कांग्रेस पार्टी, एक युवा कांग्रेस पार्टी खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और मैं जानता हूं 2015-16 की बात है, राहुल गांधी कुछ ऐसा सोच ही रहे, लेकिन आज 2026 आ गया है। नहीं 2015-16 नहीं, राहुल तो 2004 से सोच रहे हैं। नहीं, राहुल तो मेरे उस पास जो समय इन्फॉर्मेशन है 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले, और उसके बाद उसी रणनीति को लेकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे उस समय। राहुल ने जब पहली सरकार बनी, जब वो पहली बार सांसद बने, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उसके कुछ दिनों के बाद राहुल ने बकायदा एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था। प्रोजेक्ट क्या था? कि गठबंधन की मजबूरी से कांग्रेस को बाहर निकालना है। वो उस समय से विचार कर रहे हैं, लेकिन उस पे अभी तक विचार ही हो रहा है। अब दिक्कत क्या है कि आज की तारीख में गठबंधन की मजबूरी छोड़िए, कांग्रेस के भीतर गठबंधन से ज्यादा बड़ी ठग बंधन की मजबूरी है। ठग भरे पड़े हैं। अब कांग्रेस देखिए, एक लाइन बस मैं कह सकता हूं, कांग्रेस बदल रही है, लेकिन हां, विचार इस पे करने की जरूरत है कि वो गति, जिस गति से वो बदल रही है वो पर्याप्त है, या फिर कि राहुल को अभी थोड़ी सी स्पीड अपनी और बढ़ानी पड़ेगी। सवाल बस बिल्कुल। ये है। एक आखिरी एक आखिरी सवाल, जो लड़ने भिड़ने वाले जो नेता नजर आ रहे हैं, मैं पवन खेड़ा की बात कर लूं, सुप्रिया श्रीनेत की बात कर लूं, एक दो नेता की बात आप भी कर सकते हैं। इस बार के राज्यसभा चुनाव में आपको लगता है कि इन सबको कहीं ना कहीं राहुल गांधी एकोमोडेट कर पाने की हालत में है? मतलब सिर्फ षड्यंत्र के तहत उम्मीदवार बना देने के लिए नहीं, उनको जितवा कर राज्यसभा भेजने के लिए। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस की अपनी मजबूरियां हैं, बिल्कुल नहीं है ऐसी हालत में। और
अगर कांग्रेस वाकई में ये जो 4-5 नाम हैं, इनमें से कुछ पे कृपा बरसाती है, तो ये कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। ठीक उतना ही बेहतर होगा जैसे आज की तारीख में यूथ कांग्रेस के साथ खड़े होके कांग्रेस ने एक अच्छा फैसला लिया है, उसी तरीके से ये भी बेहतर होगा। लेकिन हाँ, अब देखना वही होगा कि पवन खेरा को कहीं शहीद ना करा दिया जाए हिमाचल या हरियाणा भेज के, तो वो भी एक दिक्कत की बात है। अदरवाइज़ तो सब मंगल-मंगल है। बिल्कुल, तो अदरवाइज़ सब मंगल-मंगल है। तो देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जब अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है, तो किसके नाम लॉटरी लगती है और वो लॉटरी सही में उनको राज्यसभा पहुँचा पाती है, नहीं पहुँचा पाती, बहुत लफड़ा है, बहुत अंदर बहुत गड़बड़ है, बहुत गुटबाजी है और अभी तक ये गुटबाजी कांग्रेस पार्टी की कड़वी वास्तविक सच्चाई बनी हुई है। स्वप्निल भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तथ्यों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।